यूपीएससी परीक्षा पास कर बना नायब तहसीलदार, क्षेत्र में हो रही चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज़। खबर महाराजगंज जनपद के मिठौरा क्षेत्र से आ रही है। कहते हैं अगर इरादे मजबूत हो तो गरीबी, अभाव और कठिनाइयां भी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। इस बात को सच कर दिखाया है महाराजगंज जनपद के मिठौरा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा खोस्टा निवासी मिथिलेश यादव ने। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता हासिल कर मिथिलेश यादव बने नायब तहसीलदार, क्षेत्र में हो रही चर्चा। वहीं मिथिलेश युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। 20 वर्ष की उम्र में जेई की नौकरी के साथ साथ यूपीएससी में परचम लहराना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अभाव के बीच रहकर सफलता का नया इतिहास मिथिलेश यादव ने लिखा है। खोस्टा गांव के एक मध्यम वर्गीय परिवार के लाल ने नायब तहसीलदार बनकर पूरे जनपद का मान बढ़ाया है। आइए जानते हैं संघर्ष से सफलता तक की कहानी मिथिलेश यादव की जुबानी। बताइए कि आपने स्टडी के दौरान कौन सा मॉडल तैयार किया था, सेल्फ स्टडी या कहीं कोचिंग, या किस तरह का आप स्टडी चयन करके यहाँ तक का सफर तय किया? चूँकि नौकरी मेरी फुल 8-9 घंटे की रोज़ की नौकरी है और काफ़ी मतलब इंगेजिंग नौकरी है, तो कहीं कोचिंग वगैरह तो ज्वाइन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैंने वही 2 घंटे 3 घंटे सेल्फ स्टडी से ही मैंने पढ़ाई की है और सेल्फ स्टडी के ज़रिए मैंने जो भी अभी तक किया है वो किया है। कभी आज तक किसी कोचिंग में मैं गया नहीं। आप नायब तहसीलदार बने हैं, राजस्व और जमीन से जुड़े मामले आपके पास आएंगे। आप उनको सुलझाने के लिए कौन से तरीके अपनाएंगे जिससे इन मामलों में कमी आए? सबसे पहली बात तो जो ये सब जमीन और जो राजस्व संबंधी जो मुद्दे हैं, 5 करोड़ अपने भारत में अभी तक केसेस पेंडिंग है, जिसमें से 3.5 करोड़ केवल जमीन के मामले हैं। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी और बहुत बड़ा एक विभाग है जो कि समझ लीजिए 70% जो भारत के केसेस हैं उसी से संबंधित है। तो जो ट्रेनिंग के दौरान कहीं ना कहीं मुझे गुर सिखाए जाएंगे, इसकी जानकारी दी जाएंगी कि क्या क्या परेशानियां आती हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं। और मुझे लगता है कि जो भी सरकार की जो नई पहल चल रही है, जिसमें डिजिटल लैंड का जो रिकॉर्ड का जो प्रोग्राम चल रहा है सन 2008 से, जिसको अभी और भी अपग्रेड किया गया है, उससे जो ज़मीन है उसको ज़्यादा डिजिटलाइज कर दिया जाएगा, तो समस्याएं कम रहेंगी। हालांकि नए चैलेंजेस है तो अच्छा भी लगेगा कि कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, कुछ नए स्ट्रगल्स देखेंगे। तो यही सोचा है फिलहाल। आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सोशल मीडिया पर काफ़ी समय तक अटैच रहते हैं। आप सोशल मीडिया पर किस तरह से रहते थे? सोशल मीडिया का यूज़ तो मैं करता ही रहता था। ऐसा नहीं है कि मैं सोशल मीडिया से दूर था या पढ़ाई के लिए मैं सब कुछ छोड़ दूं, ऐसा भी नहीं था। मेरा यही मानना था कि जीवन में सब कुछ करना चाहिए और उसके बाद भी अगर निकल जा रहा है तो अच्छी बात है। तो सोशल मीडिया पे था, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब चीज़ था। लेकिन जाहिर सी बात है, जब परीक्षाएं आती थी तो इनका यूजेस मैं कम कर देता था और ये कोशिश करता था कि ये कहीं ना कहीं व्यवधान न डालें, बल्कि अगर पढ़ाई के बाद बोर होते हैं तो 15-20 मिनट हमको ये इंटरटेन करता है ताकि हम नई ऊर्जा के साथ फिर से पढ़ाई कर पाए। तो कहीं ना कहीं ये मुझ पर ज़्यादातर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं कर पाए। तो मैं कहूँगा कि मैंने बैलेंस्ड यूज ही किया है। मिथिलेश जी, किसी भी सफलता के पीछे स्कूलिंग एजुकेशन या कह लें कि जो प्रारंभिक शिक्षा है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो हम जानना चाहेंगे आपकी प्रारंभिक शिक्षा और आपके स्कूलिंग के बारे में। प्रारंभिक शिक्षा तो मैंने सेक्रेड हार्ट स्कूल तक प्राप्त किया, कक्षा 10 तक, जो कि सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश माध्यम का एक स्कूल था। तो मैंने वहीं से पढ़ाई की है। कहीं ना कहीं मेरा बेस वहीं से स्ट्रांग हुआ है। हालांकि जो गांव का प्राथमिक विद्यालय है उसमें भी मैं कभी कभार जाया करता था, तो प्राथमिक विद्यालय का भी एक तरीके से योगदान रहा है। और उसके बाद तो मैं गोरखपुर के महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक से मैंने डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग का, और उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने स्नातक किया है। तो इन सारे जो डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका भी काफ़ी बढ़िया योगदान रहा है मुझे ज्ञान देने में और इतना सक्षम बनाने में कि मैं कोई परीक्षा निकाल पाने के लिए समर्थ हुआ हूँ।
आपके शिक्षा के पीछे आपके माता पिता या आपके परिवार के अन्य सदस्यों का भी त्याग रहा होगा। सबसे बड़ा त्याग किसका रहा है? और कोई ऐसा किस्सा पढ़ने के दौरान कोई ऐसी चीज़ें बताइए हमारे दर्शकों को जो वो आपके साथ घटी हो। जाहिर सी बात है कि पढ़ाई में आजकल खर्चे बहुत हैं, तो पढ़ाई की फीस जमा करना ही एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा त्याग और संघर्ष रहा है जो परिवार वालों ने किया है। माता पिता, चाचा, इन लोगों का गाइडेंस रहा है, इन लोगों का सबका योगदान रहा है एक व्यक्तित्व को बनाने में और उस सारे पढ़ाई को मुहैया कराने में, जो मेरे लिए सफलता का सूत्र रहा है। बाकी ऐसी कोई एक्सपीरियंस की बात करें तो कई एक्सपीरियंसेस हैं। पहला एक्सपीरियंसेस तो यही है कि जब नया नया एडमिशन हो रहा था तो मैं लगभग 4-5 साल का ही रहा होऊंगा। तो पापा ये कह रहे थे कि गांव में रहेगा, पढ़ेगा तो गांव के बच्चों जैसे ही बन जाएगा, इसलिए इसको बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं, मतलब हॉस्टल में डाल देते हैं। तो मैं उस समय काफ़ी मतलब छोटा था, तो मैं रो भी रहा था। तो अम्मा भी हमारी काफ़ी भावुक थी कि नहीं अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे बाहर रहेंगे। तो उस समय मैंने कहा था कि जो गांव के बच्चों की जो कमियां होती है, कहते हैं गाली देते हैं, चाहिए होते हैं, मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं हॉस्टल नहीं जाऊंगा। तो एक ही छोटा सा इंसिडेंट है जो मुझे आज भी याद है और उसके बाद से मैंने शायद अभी तक गाली दी नहीं है जहाँ तक मुझे मालूम है। तो ये एक थोड़ा सा इम्पैक्टफुल चीज़ है। मिथिलेश जी, आप मुझे जहाँ तक पता है आप पहली परीक्षा में जेई के लिए रेलवे में आपने क्वालिफाई किया था और लगभग 20 साल की उम्र में ही आपने जेई पद पे रहकर रेलवे में सेवा दे रहे हैं और 2024 की यूपी टीचर्स परीक्षा में आपने नायब तहसीलदार बनाया। इस दौरान आपकी स्टडी जो थी, स्टडी एजुकेशन जो था, वो कितने घंटे का था? मैं ज़्यादातर पढ़ाई परीक्षा के दौरान ही करता हूँ। साल भर में मुझे लगता है 7 महीने ऐसे होते हैं जब मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता और 5 महीने जब प्री और मेंस ये सब चीज़ें होता है तो मैं पढ़ाई करता हूँ। लेकिन उस दौरान मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ऑफिस के बाद जितना भी समय मिल पा रहा है, तो जैसे शुरुआत में अभी एग्ज़ाम्स अगर 50 दिन 60 दिन बाद है तो मैं 3 घंटे 4 घंटे पढ़ता हूँ। हालांकि जब पेपर नज़दीक आता है तो मैं कोशिश करता हूँ 7 घंटे 8 घंटे कम से कम पढ़ाई कर लूँ ताकि एक बेयर मिनिमम सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो मैं यही रहा है और पढ़ाई मतलब नॉर्मल है, कंसिस्टेंसी है के साथ ही कर रहा हूँ पिछले 2-3 सालों से और मुझे लगता है कि जब बीच में गैप नहीं हो रहा है तो चीज़ें मेरे साथ क्यूमुलेटिव तरीके से इम्पैक्ट दे रही हैं और मुझे फ़ायदा पहुँचा है। आपकी सफलता को देख करके हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके सपनों को पंख मिल सकता है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जाहिर सी बात है, सपनों का पंख जो देना है वो एक बहुत बड़ा मेरा मोटिव था क्योंकि मैं अपने गांव साइड में देखता हूं कि शिक्षा का स्तर बहुत कम है और एक बहुत बड़ा फैक्ट ये भी है कि पूरे उत्तर प्रदेश में महाराजगंज ही वो जिला है जहां पे महिला और पुरुष के बीच शिक्षा अनुपात 30% से ज़्यादा का गैप है। मतलब एक बहुत ही बुरा टैग महाराजगंज के साथ लगा हुआ है। तो यहाँ के युवाओं का और यहाँ के जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनके कुछ सपने हैं, तो उनको ये चीज़ ज़रूर महसूस हुआ होगा कि चाहे कोई भी अभाव क्यों ना हो, चाहे कोचिंग करें चाहे ना करें, ज़्यादा पढ़ें चाहे ना पढ़ें, अगर हमने ठान लिया है कि कुछ किया जा सकता है तो वो किया जा सकता है, बशर्ते आपको ये मालूम होना